अगर नीट का पेपर किसी ऐप से लीक हो सकता है तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पेपर कहाँ मिला। सवाल यह है कि पेपर बाहर आया कहाँ से। अगर समस्या सिर्फ टेलीग्राम होती तो जांच एनटीए सिस्टम तक क्यों पहुंचती। अगर समस्या सिर्फ डिलीवरी की होती तो गिरफ्तार लोगों में प्रोफेसर, कोचिंग संचालक और डिजिटल बिचौलिया क्यों मिलते। और अगर सरकार को पेपर की सुरक्षा के लिए वायुसेना लगानी पड़ रही है तो क्या उतनी ही गंभीरता से उस सिस्टम की भी जांच हो रही है जहां पेपर बनता है, जहां उसका मार्गदर्शन होता है और जहां कुछ लोगों को गोपनीय एक्सेस मिलता है। क्योंकि असली सवाल अब ऐप का नहीं है, असली सवाल है एक्सेस किसके पास है, जवाबदेही किसकी है और पारदर्शिता कहां है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं दोस्तों राजनीतिक पोल खोल। आज बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, आज बात है उस सिस्टम की है जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका है। असली समस्या क्या है। सरकार और सिस्टम कहता है कि ऐप पर रोक लगाओ, डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉनिटर करो, पेपर डिलीवरी को सुरक्षित करो। लेकिन देश का सवाल सीधा है, क्या समस्या बाहर है या सिस्टम के अंदर। नीट कोई सामान्य परीक्षा नहीं है, यह एक गरीब छात्र का सपना है, एक परिवार की उम्मीद, सालों की मेहनत। और जब इसमें गड़बड़ी होती है तो सिर्फ नंबर नहीं गिरते, पूरा भविष्य हिल जाता है। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह लाखों छात्रों के सपनों और वर्षों की मेहनत से जुड़ा हुआ सफर है। लेकिन जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, जब पेपर लीक की खबरें आती हैं, जब रीटेस्ट और अनिश्चितता का माहौल बनता है तो उसका असर सिर्फ रिजल्ट पर ही नहीं पड़ता, उसका असर छात्रों के मन पर भी पड़ता है। 18 जून की रिपोर्ट में री नीट की तैयारी कर रही 2 छात्राओं की आत्महत्या की खबर सामने आई। इसी मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक के असली दोषियों तक पहुंचने की बजाय ध्यान दूसरी दिशा में मोड़ा जा रहा है। और इसी दौरान एक नाम सामने आया, आकांक्षा चतुर्वेदी, एक नीट की अभ्यर्थी, एक गरीब किसान परिवार की बेटी। एक ऐसा परिवार जिसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। आत्महत्या से पहले आकांक्षा ने अपने माता पिता के नाम एक पत्र लिखा। उसने लिखा, मम्मी पापा, आपने मुझ पर भरोसा किया था, मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन अब मुझ में दोबारा नीट परीक्षा देने की हिम्मत नहीं है, मुझे माफ कर देना। बताया गया कि वह पहली परीक्षा में अच्छे अंक आने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन री एग्जाम और अनिश्चितता के माहौल ने उसे गहरे मानसिक दबाव में डाल दिया। इसी बीच जो 18 जून को जो दर्दनाक खबर आई है 2 बालिकाओं की आत्महत्या की, उनमें एक कारगिल युद्ध में देश की सेवा कर चुके पूर्व सैनिक की 23 वर्षीय बेटी रिया कुमारी थापा की मौत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए। रिया 12वीं कक्षा की टॉपर रही थी। बताया गया कि उन्होंने अपने अंतिम पत्र में लिखा, आई लव यू मम्मी पापा, किसी की कोई गलती नहीं है। यह पत्र पढ़कर किसी भी परिवार का दिल दहल सकता है। यहां सवाल किसी एक घटना का नहीं, सवाल यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता दबाव, भविष्य की अनिश्चितता और लगातार बदलती परिस्थितियां और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को किस हद तक पेपर लीक प्रभावित कर रही है। इसलिए यह बहस केवल पेपर लीक तक ही नहीं, यह छात्रों के विश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य की बहस है। यहां सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल यह है कि जब परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ता है तो उसका सबसे बड़ा बोझ कौन उठाता है। छात्र, छात्र के परिजन और उसका अपना भविष्य। क्योंकि एक परीक्षा सिर्फ अंक नहीं तय करती, कई बार वह उम्मीद और निराशा के बीच की दूरी भी तय कर देती है। और यही कारण है कि पेपर लीक का मामला सिर्फ कानून और जांच का मामला नहीं है, यह छात्रों के विश्वास, मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या के मुकाम तक पहुंचाने और भविष्य का मामला भी है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। देश को बताया जा रहा है कि पेपर सुरक्षा के लिए वायुसेना लगा दी गई है, जीपीएस लगाया गया है, डिलीवरी सिस्टम बदला गया है, लेकिन जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार लोगों की सूची देखिए, इसमें प्रोफेसर है, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं, कोचिंग संचालक हैं, डिजिटल बिचौलिया हैं, पेपर खरीदने और बेचने के आरोपी हैं। लेकिन आज तक कोई डाकिया नहीं पकड़ा गया, कोई ट्रांसपोर्टर नहीं पकड़ा गया, कोई पेपर पहुंचाने वाला वाहन चालक नहीं पकड़ा गया।
तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है, अगर गिरफ्तार लोग डिलीवरी सिस्टम से नहीं जुड़े थे तो पूरी बहस डिलीवरी सिस्टम पर क्यों केंद्रित की जा रही है? क्या असली समस्या वहां है जहां पेपर पहुंचता है, या वहां है जहां पेपर बनता है, एक्सेस किया जाता है और बाहर निकलता है? और सबसे बड़ा सवाल, पेपर तैयार करने वाले लोगों का चयन कैसे होता है? उन्हें कौन चुनता है? चयन की प्रक्रिया क्या है? क्या वह पूरी तरह पारदर्शी है? क्या उसका स्वतंत्र ऑडिट होता है? क्या जनता को पता है कि प्रश्न पत्र निर्माण, मॉडरेशन और डिजिटल एक्सेस से जुड़े लोगों की जवाबदेही कैसे तय होती है? क्योंकि अगर चयन और एक्सेस की प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं होगी तो सिर्फ डिलीवरी बदल देने से समस्या खत्म होने की गारंटी कौन देगा? यही सवाल अब देश पूछ रहा है। जांच में सामने आया कि यह मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है, इसमें 3 स्तर हैं। शिक्षा संस्थान से जुड़े लोग, परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोग, कोचिंग और निजी एकेडमिक नेटवर्क, बिचौलिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म, और सब मिलकर एक चेन बनाते हैं। जो गिरफ्तार लोग हैं सिस्टम के अंदर कैसे जुड़े हुए हैं? प्रोफेसर पीबी कुलकर्णी जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो एनटीए के पैनल से जुड़े हुए हैं और जांच में यह बात सामने आई है कि पेपर सेटिंग सिस्टम तक इनकी पहुंच थी और इसी माध्यम से पेपर लीक में भूमिका का आरोप है। दूसरा नाम है मनीषा मंधारे, बायोलॉजी की प्रोफेसर है पुणे में, पेपर निर्माण की टीम से जुड़ी होने और गोपनीय प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप की जांच का सामना कर रही है। मनीषा बागमारे ये पेपर डील को आगे बढ़ाने का काम करने वाली है, छात्रों तक पहुंचाने की भूमिका का आरोप है। मनीषा हवलदार ये कोचिंग संस्थान से जुड़ी हुई शिक्षिका है, इन पर लीक सामग्री को आगे बढ़ाने और सबूत नष्ट करने का आरोप है। धनंजय लोखंडे और शुभम खैरनार ये डिजिटल बिचौलिया हैं। शिवराज मोटेगांवकर कोचिंग डायरेक्टर हैं लातूर में, और राकेश कुमार होटल व्यवसायी है झारखंड में। ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन इनमें एक भी डिलीवरी वाला नहीं है, एक भी वाहन चालक नहीं है, एक भी ट्रांसपोर्टर नहीं है। अगर समस्या ऐप होती तो इंसान क्यों पकड़े जाते हैं? और अगर समस्या सिर्फ टेलीग्राम होती तो कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनटीए के अंदर के लोग क्यों सामने आते? सवाल बहुत साफ है, समस्या सिस्टम के अंदर है। दोस्तों, आज बहस इस बात पर हो रही है कि टेलीग्राम बंद करो, ऐप पर रोक लगा दो, लेकिन सच यह है व्हाट्सएप भी है, ईमेल भी है, पेन ड्राइव भी है, ऑफलाइन नेटवर्क भी है। यानी समस्या टेलीग्राम नहीं है, क्योंकि माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम की कमजोरियां बनी रहें तो जानकारी बाहर जाने के रास्ते भी बदलते रहेंगे। असली सवाल यह है कि एक्सेस किसके पास है और नियंत्रण कैसे तय होता है। यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा जवाबदेही की जरूरत है। अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार ने पेपर डिलीवरी सुरक्षा के लिए वायुसेना और जीपीएस आधारित व्यवस्था की बात की है, लेकिन देश भी यह जानना चाहता है क्या उतनी ही गंभीरता से उस अंदरूनी सिस्टम की समीक्षा की जा रही है जहां पेपर तैयार होता है, जहां उसका मॉडरेशन होता है और जहां कुछ लोगों को गोपनीय एक्सेस मिलता है। क्योंकि अगर समस्या का स्रोत वही है तो केवल डिलीवरी और वितरण के तरीके बदलने से क्या समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी? अगर पेपर पहले ही बाहर निकल चुका है तो उसे पहुंचाने का तरीका बदलने से मूल समस्या खत्म नहीं होती। सुरक्षा वहां सबसे मजबूत होनी चाहिए जहां से पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। सवाल बहुत सीधे हैं, पेपर कौन बनाते हैं, कौन मॉडरेट करता है, किसके पास डिजिटल एक्सेस होता है, लॉन्ग कौन देखता है, उन्हें कौन चुनता है, चयन की प्रक्रिया क्या है, क्या उनका स्वतंत्र ऑडिट होता है, क्या जनता को पता है कि प्रश्न पत्र निर्माण, मॉडरेशन और डिजिटल एक्सेस से जुड़े लोगों की जवाबदेही कैसे तय होती है? अगर चयन और एक्सेस की प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं होगी तो सिस्टम कितना भी मजबूत कर लो, समस्या खत्म होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। अब दूसरा बड़ा सवाल यह है, क्या चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है या फिर कहीं ना कहीं सिफारिश और पहुंच का असर भी सिस्टम में शामिल है? क्योंकि अगर चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो सिस्टम के अंदर तक पहुंच बनाने की कोशिशें रुकेंगी नहीं, क्योंकि असली मुद्दा बाहर नहीं है, असली मुद्दा सिस्टम के अंदर ही
पारदर्शिता, जवाबदेही और नियंत्रण है। अब एक और बड़ा बदलाव सामने आया। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि मेडिकल शिक्षा हिंदी माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा सकती है। मेरा सवाल हिंदी या अंग्रेजी का नहीं है, मेरा सवाल तैयारी, मानकीकरण और गुणवत्ता का है। क्योंकि मेडिकल शिक्षा कोई सामान्य विषय नहीं है, यह जीवन और मृत्यु से जुड़ा विज्ञान है। देश के अधिकांश मेडिकल प्रोफेसर और डॉक्टर वर्षों से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते और पढ़ाते आए हैं। दवाइयों के नाम अंग्रेजी में है, साल्ट अंग्रेजी में है, रिसर्च पेपर अंग्रेजी में प्रकाशित होते हैं, इंटरनेशनल जर्नल अंग्रेजी में उपलब्ध है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सभी मेडिकल शिक्षकों को हिंदी माध्यम में पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया है? क्या पूरे देश में एक जैसी मेडिकल शब्दावली तैयार है? क्या हर कॉलेज में वही शब्द इस्तेमाल होंगे? क्या छात्रों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में समान गुणवत्ता की सामग्री मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी मेडिकल शब्द या दवा के नाम की गलत व्याख्या हो गई तो उसका असर सिर्फ परीक्षा पर नहीं पड़ेगा, उसका असर मरीज की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। इसलिए सवाल भाषा का नहीं है, सवाल तैयारी, प्रशिक्षण और मानकीकरण का है। आज देश में दो बड़े बदलाव एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और दूसरी तरफ मेडिकल शिक्षा की दिशा बदली जा रही है। एक तरफ छात्र परीक्षा की पारदर्शिता चाहते हैं और दूसरी तरफ यह भरोसा भी चाहते हैं कि उन्हें जो शिक्षा मिलेगी वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। और इन दोनों मुद्दों का केंद्र एक ही है, छात्र का भविष्य। क्योंकि चाहे परीक्षा व्यवस्था हो या मेडिकल शिक्षा व्यवस्था, आखिरकार सबसे बड़ा दांव छात्रों के सपनों, उनके करियर और देश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही लगता है। क्या पूरे नीट सिस्टम का ऑडिट हुआ है? क्या डिजिटल एक्सेस सुरक्षित है? क्या अंदरूनी निगरानी मजबूत है? क्या जवाबदेही तय है? क्या हिंदी में मेडिकल शिक्षा की तैयारी पूरी है या फिर बदलाव अधूरा है? यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह मामला सिस्टम की सुरक्षा और पारदर्शिता का है। जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होगा तब तक यह सवाल बार बार उठते रहेंगे। देश को ऐप की बहस नहीं चाहिए, देश को दिखावे की सुरक्षा नहीं चाहिए, देश को चाहिए एक ऐसा सिस्टम जहां मेहनत ही चयन तय करे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं भूपेंद्र रावत, आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।